नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं सवाल तो बनता है। पूरे देश में मेरे ख्याल में हर व्यक्ति के मन में एक ही सवाल है कि 2024 में क्या होगा। एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं, बहुत बड़ा कद है, बहुत बड़ी पार्टी, बहुत बड़ी ताकत, और दूसरी तरफ बन रहा है एक गठबंधन इंडिया, और उस इंडिया को प्रधानमंत्री कहते हैं घमंडिया। अब इस इंडिया के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले तो वो इस गठबंधन को कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं, ये कितनी बड़ी चुनौती असल में है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास क्या मंत्र है इस अलायंस के खिलाफ, ये सारी बातें समझने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं बड़े खास मेहमान, भारतीय जनता पार्टी के नेता और राज्यसभा के सांसद सुधांशु त्रिवेदी। सुधांशु, बहुत स्वागत है, आप हमारे स्टूडियो में आए। जैसा मैंने कहा, एक ही सवाल है जिसका प्रश्न हर कोई जानना चाहता है, क्या होगा 2024 में। थोड़ा दूर है, लेकिन तैयारी जो है उस तरफ से और आपकी तरफ से मुझे लगता है पूरी हो रही है। मैं शुरुआत करता हूं सबसे बड़े सूबे की सबसे बड़ी सीट से, उत्तर प्रदेश और काशी बनारस, प्रधानमंत्री का कार्यक्षेत्र। अजय राय जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, भी उन्होंने कहा प्रियंका जी को लड़ाइए, यहां से प्रियंका जी लड़ेंगी, कार्यकर्ता जान लड़ा देगा, यानी मोदी वर्सेस प्रियंका। देखिए, अजय राय जी अभी नए नवेले प्रवक्ता बने हैं, तो उन्हें कोई अजब अलबेला बयान देना ही था। तो महत्वपूर्ण बात क्या है कि बताइए, पिछली बार लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी जी अमेठी की सीट, जिसे वो अपनी खानदानी जागीर मानते थे, वो भी नहीं बचा पाए, और आज उनके प्रदेश अध्यक्ष क्या बोल रहे हैं, प्रियंका जी यहां से लड़ जाएं, राहुल जी वहां से लड़ जाएं। यानी कुल मिलाकर वो पार्टी जिसे किसी जमाने में 80 में से 80 लोकसभा तक जीती हैं, आज 2 सीटों से अदद के आगे की बात ही नहीं कर रही। अब आप इसे तैयारी कहेंगे कि लाचारी कहेंगे। इसलिए आज कांग्रेस पार्टी की स्थिति तो यह है कि पिछली बार एक ही सीट जीते थे रायबरेली से। उनसे सवाल तो ये पूछना चाहिए कि क्या सोनिया जी चुनाव लड़ेंगी इस बार या नहीं लड़ेंगी। आपको शक है? वहां कौन, मतलब एक स्वाभाविक रूप से जब वो उन्होंने ये स्टैंड लिया हुआ है कि स्वास्थ्य कारणों से अध्यक्ष पद छोड़ा हुआ है, स्वास्थ्य कारणों से ये सोचा, मैं किसी के उस पर प्रश्न नहीं उठा रहा हूं, तो इस बात पे जवाब देना चाहिए। चलिए, हम वो भी मान ले रहे हैं। तो कुल मिलाकर बात क्या रहेगी, एक एग्जिस्टिंग सीट रायबरेली, वो मैंने सोनिया जी वाली सीट का उल्लेख सिर्फ इसलिए किया, एक ही जीती हुई सीट है। अब एक अमेठी राहुल गांधी जी की बात कर रहे हैं, तीसरा प्रियंका जी के लड़ने की बात कर रहे हैं। यही तो अंतर है। हम पार्टी को परिवार मानते हैं, वो परिवार को पार्टी मानते हैं। परिवार के बियॉन्ड सोच ही नहीं पा रहे हैं, और 2-3 सीटों पे वो पार्टी पड़ी है। मैं पहले भी एक बार इसकी चर्चा की थी कि कांग्रेस के एक सीनियर नेता ने मुझे बताया था कि 1991 के लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव जब साथ साथ हुए थे, तो एक दौर ये था कि कांग्रेस उस जमाने में, आपको याद हो, वो जो पार्टी का सिंबल बाद में पहुंचता था, पार्टी का सिंबल पहुंचने में कुछ गड़बड़ी हो गई 2-3 सीटों में, तो उस समय कहा गया था, राजीव गांधी जी ने कहा था, आप कोई बात नहीं, 2-3 सीटें वो हो गई, जाने दो। एक दौर वो था जब 2-3 सीटें चली गई तो जाने दो। आज 2-3 सीटें भी नहीं है, तो मतलब वही जो मैं पुराना शेर एक बार बोल चुका हूं कि आज तो उतनी भी मैं नहीं है मैं खाने में, जितनी कि हम छोड़ दिया करते थे पैमाने में। और उसके बाद भी हम दुनिया को लगे हैं ये जताने में कि हम कितनी सीरियस लड़ाई में। आप कह रहे हैं जिसको लाचारी, क्यों ना कहें बहादुरी। प्रियंका जी को मोदी जी के सामने लड़ाने की मांग हो रही है ना। उनकी पार्टी का नेता कह रहा है, अध्यक्ष कह रहा है कि यहां से लड़ जाए, हम जान लगा देंगे। संजय राउत महाराष्ट्र से आवाज दे रहे हैं, प्रियंका जी को लड़ा दीजिए मोदी जी के खिलाफ, जीत जाएंगी प्रियंका गांधी। मेरे ख्याल से अजय राय जी 2014 में मोदी जी के विरुद्ध चुनाव लड़ चुके हैं। अजय राय जी में प्रियंका जी में कुछ तो अंतर है ना। नहीं, तो मैं कह रहा हूं उन्हें पता है कि हकीकत क्या है। कांग्रेस वालों को तो बहुत सोच समझ के चलना चाहिए। पता नहीं कोई उनको समझाने के लिए कर रहा है या किसी अन्य कारण से कर रहा है, यह भी सोचने की बात है ना। क्योंकि कांग्रेस के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, कहा क्या जाता है, होता क्या है। अभी आपने देखा खड़गे जी का क्या बयान आया, अभी तक कांग्रेस वाले कितना ढोंग और ढिंडोरा पीटते थे, हम तो लोकतांत्रिक तरीके से चुने, लोकतांत्रिक तरीके से चुने, और कहते कहते उनके दिल की आरजू लबों पे आ गई जब उन्होंने कह दिया कि साहब हमें तो राहुल जी और सोनिया जी ने चुना है, उन्होंने मुझे उत्तरदायित्व दिया है। इसलिए मुझे लगता है कांग्रेस के हर बयान को फेस वैल्यू पे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ही वो पार्टी है जिसने राजनीति में नेताओं के बयान को लेकर विश्वसनीयता का संकट उत्पन्न किया है, यानी एक क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी उत्पन्न की। और जहां तक मैं कहना चाहता हूं वाराणसी की बात है, तो वाराणसी की सीट पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आकर जो परिवर्तन विकास का किया है, आप भी आज वाराणसी जाएं तो क्या परिवर्तन दिखाई पड़ता है। उत्तर प्रदेश में क्या परिवर्तन किया, अंतर क्या रहता है। जब प्रधानमंत्री जी वाराणसी लड़ने आए थे
2014 में, उससे पहले के 2 लोकसभा चुनाव में, 2009-2004 हमारी केवल 10-10 सीटें थी, उससे पहले के 2 विधानसभा चुनावों में 2012 और 2007 एक बार हमारी 47 सीट आई, एक बार हमारी 52 सीट आई, यानी मुख्य विपक्षी दल भी नहीं थे। यह होता है नेता कि जाकर खड़े हुए, हमारी 73 लोकसभा सीटें आई, उसके बाद 325 विधानसभा में सीटें आई, दूसरी बार में सपा बसपा के मिलने के बाद हमने 60 से अधिक 62 सीटें पाई और एक बार फिर 255 सीटें पाई। यह होता है नेता जो जाकर हालात को बदल दे, ना कि वो कि जो उत्तर प्रदेश में लड़ते रहे और वो सिकुड़ते रहे। तो इसलिए बनारस की जनता, काशी की जनता काशी का विकास देख रही है, एयरपोर्ट से आती हुई एलिवेटेड रोड देख रही है, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर देख रही है, सब कुछ देख रही है। और मोदी जी द्वारा पूरे देश में और विश्व में जो काशी का नाम हुआ है उसके साथ भी देख रही। काशी का नाम पहले भी था, काशी हमारे प्राचीनतम शहरों में से एक है, परंतु आज भी मुझे नहीं लगता काशी की जनता उनके साथ खड़ी होगी जो आज भी ज्ञानवापी के मुद्दे पे गाहे या बगाहे, जाने या अनजाने, दिखाने या सयाने बन के कहीं और जाके खड़े हुए हैं। एक उत्तर प्रदेश में देखिए, राहुल गांधी वो तो 2009 नहीं भूल पा रहे होंगे, 21 सीट 22 सीट पाए थे वो उस वक्त कांग्रेस पार्टी के लिए, वो उसका श्रेय सारा राहुल गांधी को दिया गया था। तो अमेठी इस बार लड़ेंगे नहीं कह सकते हैं, लेकिन उनको ये लगता है भाई हमारी कुछ जमीन तो है, बची हुई है कुछ उत्तर प्रदेश के अंदर। दूसरा अखिलेश यादव है, अखिलेश यादव जो है वो 80 में 80 का दावा कर रहे हैं। तो जो डिसाइड होना है 24 का, वो रास्ता तो निकलना है यूपी से, तो आप मानते हैं ना? देखिए, परिस्थिति ये है, आपने सही कहा, 2009 में 21 सीटें कांग्रेस जीती थी। बस यही डर तो है जिसकी वजह से अखिलेश जी हों या मायावती जी हों हिम्मत नहीं कर पाते हैं। कारण क्या है, इन दोनों के बीच एक ही चीज के लिए लड़ाई है, वो है एम फैक्टर। और इनको ये लगता है कि ये कल तो किसी और का था, आज मेरा है, अब डर है कल किसी और का ना हो जाए। इसीलिए यहां गठबंधन बहुत आसान नहीं है, क्योंकि एक दौर में इन्होंने किसी और से लिया था, आज इनको लगता है किसी और के पास चले जाए। तो मुझे लगता है कि दोनों का जो बाइंडिंग फैक्टर है वो भी एम फैक्टर है और प्रॉब्लमेटिक फैक्टर भी एम फैक्टर है। कि मुसलमान कहां जाएगा? नहीं सर, बाइंडिंग फैक्टर भी मैंने एम फैक्टर, जानते क्या बोला? मनी फैक्टर। भ्रष्टाचार में सब फंसे हुए हैं। और कॉन्फ्लिक्ट का फैक्टर भी एम फैक्टर है, मुस्लिम फैक्टर, क्योंकि सभी को एक ही वोट बैंक की राजनीति करनी है, सबको एक ही मार्केट पे कब्जा करना है। तो इस कारण से, और कब्जा ही नहीं करना है, मोनोपोली अपनी बना के रखी है। वैसे तो अब MRTP आ गया है, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। तो जो राहुल गांधी जी कहते हैं ना, मैं मोहब्बत की दुकान सजाने आया हूं, तो यहां समस्या ये है कि दुकानदारी अगर इनकी सज जाएगी, इनकी दुकान, तो दूसरे की दुकान फीकी पड़ जाएगी। तो ये दुकानदारी की लड़ाई है, वोट के बाजार में, मोहब्बत के बाजार में नहीं। लेकिन देखिए, उन्होंने कांग्रेस पार्टी और बाकी जो इस इंडिया अलायंस के जितने भी घटक दल हैं, उन्होंने ये तो दिखा दिया कि हम एक हो सकते हैं। राज्यसभा आप थे, राज्यसभा में एक होकर के वोट कर दिया उन्होंने। अब दिल्ली में देख लीजिए आप, केजरीवाल जी और कांग्रेस पार्टी के बीच कुछ ना कुछ तो चल रहा है ना, गठबंधन हो जाएगा, उस पर हम बाद में बात करेंगे। तो यूपी में क्यों नहीं होगा? यूपी में भी होगा। यूपी में पिछली बार तो हो चुका है ना, जब सपा बसपा एक हुए थे, तो ये सबसे बड़ा गठबंधन था और माना गया था कि अब तो भाजपा ध्वस्त हो जाएगी और ये लोग स्वीप करेंगे। क्या हुआ? वास्तविकता में क्या है कि राजनीति में अंकगणितीय समीकरण नहीं होता है। वहां पर यह भी देखना पड़ता है कि आपका जमीन के ऊपर आधार कितना है। मतलब मैथमेटिक्स की इक्वेशन नहीं चलती है, केमिस्ट्री का सॉल्यूशन चलता है। और वास्तविकता यह है कि सपा और बसपा का जो वोट था, जमीन पे आज उनमें संघर्ष है, इसलिए वोट ट्रांसफरेबिलिटी नहीं हो पाई। दूसरा, जनता भी बहुत अच्छी तरह समझती है कि एक तरफ है पॉजिटिव वोट क्रेडिबिलिटी के साथ, मोदी जी के सक्षम, जांचे परखे, खरे नेतृत्व में, और दूसरी तरफ है आपसी प्रतिस्पर्धा, वैमनस्य और संशय से भरा हुआ एक गठबंधन, जिसमें केवल एक दूसरे को लेट डाउन करते हुए एक नकारात्मक विचार के साथ आने गठबंधन। मुझे लगता है भी 21वीं सदी में उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता बहुत समझदार है। उसने एक दिशा तय कर ली है पिछले 2 लोकसभा चुनावों के साथ और 2 विधानसभा चुनावों के साथ। अब उत्तरोत्तर उस दिशा में आगे बढ़ने का। आप अखिलेश यादव कभी वोट नहीं मानते कि जमीन पर है, मैं तो कह रहा हूं, पर उनको इसी बात का तो डर है कि वोट कोई और ना ले जाए। अच्छा, क्योंकि वो वोट उन्होंने किसी और से लिया था। भाई 1989 तक ये वोट कांग्रेस का था, फिर ले गए VP सिंह, 91 तक उनके पास था, फिर मुलायम सिंह जी ने अपनी पार्टी बनाई, फिर उन्होंने घसीट लिया। तो इस कारण से ये सारा संघर्ष और डर उनका वो है कि जहां से मैंने लिया था
वो दुकानदार दोबारा आ गया तो कहीं हमारे ग्राहकों को उसी की दुकान से सामान खरीदना ना अच्छा लगने लगे। अरे प्रधानमंत्री क्यों कहते हैं घमंडिया गठबंधन, उन्होंने नाम दिया है इसको? देखिए, यहां पर जितने भी दल हैं, जैसे विशेषकर कांग्रेस पार्टी, देखिए 4 अवमानना के केस चल रहे हैं, माफी मांगने को तैयार ही नहीं होते। अरे एक बार कह दें, बात समाप्त हो जाती है। परंतु आप देखिए, ये ऐसे दल हैं, अपनी सरकार के अध्यादेश को फाड़ा था। ये क्या है? दिस इज शेयर एरोगेंस। ये ऐसे दल हैं जो कि इन लोगों ने ये माना है कि ये तो पैदा ही रूल करने के लिए हुए थे। प्रधानमंत्री जी के बारे में कैसे कैसे आप शब्दों का प्रयोग कर, ये उत्तर प्रदेश है ना। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, 2014 का चुनाव, मोदी जी के लिए बोटी बोटी काट डालूंगा, किसने बोला था? इमरान मसूद ने। किस पार्टी में थे उस समय? समाजवादी पार्टी में। कांग्रेस में नहीं थे। मगर राहुल गांधी जी अगले दिन गए चुनाव प्रचार करने उनका, और चुनाव खत्म हुआ, उसके बाद उनको सम्मान से ले आए कांग्रेस में और उपाध्यक्ष बना दिया प्रदेश का। ये क्या है? इसलिए ये कहने का प्रयास, और 100 बातों की बात, इसे घमंडिया जानते क्यों कहते हैं? ये वो पार्टी है जिसने एक दौर में कहा था इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। यानी पूरे देश को एक नेता के बराबर के तराजू पे तौल दिया। और किस नेता पे? जो हाई कोर्ट के द्वारा चुनावी धांधली, चुनावी भ्रष्टाचार का दोषी सिद्ध हो गया हो और उसके 6 साल चुनाव लड़ने पे प्रतिबंध लगा दिया गया हो। जो लोग ये कहते थे, देश को उसके बराबर की बात कहते थे, आज आप बताइए, भारत माता की जय बोलने में तो हिचक है, मगर संसद में खड़े होकर भारत माता के टुकड़े कर दिए, ये कहने में सही है। आज उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के उस साथ में खड़े हुए हैं जिस समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने एक दौर में भारत माता को डायन कहा था। इस ढंग के लोगों के साथ जो खड़े हैं, उसके बाद भी अहंकार के साथ खड़े, तो अहंकार तो इनके बहुत सारी चीजों में स्वयं रिफ्लेक्टेड होता है। उस दौर में इंदिरा इज इंडिया, इंदिरा इज इंदिरा के दौर से आज आप राहुल गांधी, अब कांग्रेस पार्टी में ठीक है, सर्वमान्य नेता राहुल गांधी है, तो राहुल गांधी तो नहीं इंसिस्ट कर रहे हैं कि मुझे प्रधानमंत्री। आपने बहुत अच्छी बात कही, क्लियर कीजिए। तो बहुत साफ बात है, जैसे बाबा साहब अंबेडकर के लिखे संविधान को सब लोग मानते हैं ना। अब कोई तो नहीं कहता उस दौर में लिखा था, आज हम उसको माने न माने। वैसे ही इंडिया इज इंदिरा कांग्रेस के सामान्य नेता ने नहीं कहा था, तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष देवकांत बरुआ ने कहा था, और आज तक किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उसकी माफी नहीं मांगी। और आपको भी पता होगा, किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान उस पार्टी का आधिकारिक वक्तव्य होता है। आज तक माफी मांग ले और कह दें कि इंदिरा जी ने गलत किया था और हम माफी मांगते हैं, तब माना जा सकता है, एक बार स्वीकार किया जा सकता है कि उससे, मगर उसके बाद उस पर अड़े रहना, माफी नहीं मांगना, और इतना ही नहीं, अपने राजनीतिक नफे नुकसान के आधार के ऊपर देश के लोकतंत्र की इज्जत को भी तार तार कर देना। क्या बोले विदेश में जाके मार्च में? कि डेमोक्रेसी इन इंडिया हैज फिनिश्ड, ऑल इंस्टीट्यूशंस हैव वैनिश्ड, सब खत्म हो गया है, और जीत गए कर्नाटक, तो चुनाव आयोग ठीक है। राहुल गांधी जी को सजा में राहत मिल गई सर्वोच्च न्यायालय से। याद करिए, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी जी बोले, हाँ, जब उनसे पूछा कि आप न्यायालय के लिए, हाँ मैं कह रहा हूं, न्यायालय भी दबाव में रहता है और न्यायालय से आपको छूट मिल रही। तो जो देश की इज्जत को भी अपने राजनीतिक नफा नुकसान के तराजू पे तौल के उसके साथ मान सम्मान और अपमान का खेल खेलता हो, इससे बड़ा अहंकार क्या हो सकता है? अच्छा, प्रधानमंत्री तो आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, पार्लियामेंट्री दल के सभी पार्लियामेंटेरियंस के साथ, तो क्या है उनका इस चुनाव को लेकर के क्रक्स क्या है? वो इसको चुनौती मानते हैं, नहीं मानते हैं, क्या इस अलायंस को सामने देख करके? देखिए, हम लोगों का बहुत स्पष्ट मानना है, हमारे सामने चुनौती सिर्फ ये है कि भारत के हर गरीब और वंचित को स्वतंत्रता मिलने के बाद वास्तविक स्वतंत्रता और जीवन की गुणवत्ता का एहसास कैसे कराया जाए। जन कल्याण की योजनाएं। अगली चुनौती यह है कि विकास की उस दौड़ में जहां भारत को 25-30 साल पहले पहुंच जाना चाहिए था, जहां अब वो उभरता हुआ दिखाई पड़ रहा है, उसको लाकर स्थापित कैसे किया जाए। चुनौती यह है कि अमृतकाल समाप्त होते होते कैसे भारत को विकसित राष्ट्र नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनाई जाए। चुनौती यह है कि गुलामी की मानसिकता जो एक इकोसिस्टम ने हमारे दिमागों में भर रखी है, उससे मुक्त कैसे किया जाए। चुनौती यह है कि भारत की नई पीढ़ी में जो अब धीरे धीरे आत्म गौरव का बोध आ रहा है, उस बोध को कैसे उठाया जाए। और तब चुनौती यह है कि संपूर्ण विश्व की समस्याओं के समाधान के लिए भारत को कैसे आगे लाया जाए। ये सब तो छोटी मोटी बातें हैं। प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला? अब देखिए, उन्होंने पिछले 15 अगस्त को कहा था अमृतकाल की बात, 25 साल आगे की बात। इस बार उन्होंने क्या बोला? कहा जो ये इस 25 साल में आधार बनेगा वो 1000 साल तक
भारत का आधार बनाएगा। और उन्होंने 1000 साल गुलामी की बात कही। ये वो दल हैं जो 5 साल की सोचते हैं, चुनाव 24 का चुनाव, फिर 29 का चुनाव, फिर 27 का यूपी का चुनाव आ जाएगा तो किसी राज्य का चुनाव आ जाएगा, वो सोचते हैं। इनकी सोच इलेक्टोरल है, हमारी सोच सिविलाइजेशनल है। यानी इनकी जो सोच है वो चुनाव मूलक है, हमारी सोच सभ्यता मूलक है। हम 1000 साल पहले के देश की गुलामी के बारे में भी सोचते हैं, 5000 और 10,000 साल पहले के देश के बारे में भी सोचते हैं, और 500 साल बाद देश क्या होगा, 1000 साल बाद देश का क्या होगा वह भी सोचते हैं। तो जमीन आसमान का अंतर है प्रधानमंत्री जी की सोच। मैंडेट तो 5 ही साल का है ना, मिलता एक बार में तो 5 ही साल का मैंडेट मिलता है। अब वो तो ये कह रहे हैं कि आप तो कल्पना की उड़ान भर रहे हैं। 1000 साल, 25 साल भी कौन होगा नहीं होगा, आप 1000 साल की बात कर रही है आपकी पार्टी। देखिए अंतर जानते क्या है, 5 साल की वो लोग सोचते हैं जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। 1000 साल बाद तो हम में से कोई नहीं होगा, 25 वर्ष बाद तो हो सकते हैं, और हम आशा करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी भी उस समय होंगे और अपनी आंखों से देखेंगे देश कहां पे पहुंचा। और 1000 साल बाद तो कोई नहीं होगा। हम वो सोचते हैं कि हम रहे न रहे, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन 4 रहे न रहे। इन लोगों की समस्या क्या आती है, तो सोचते हैं देश ही 47 में बना, तो 5 साल बाद आगे की सोचते हैं। बहुत सोचते हैं तो ये देश था ही नहीं, अंग्रेजों ने बनाया था, मुगलों के आने के बाद बना था। पर जो सनातन राष्ट्र के बारे में सोचता है, जो इटर्नल नेशन के बारे में सोचता है, तो उसकी सोच भी आगे तक रहती है। इसलिए हम जो टाइम एंड स्पेस दोनों में जो हमारी सोच है वो बहुत व्यापक है। इसको सिर्फ हम एक चुनाव और इस व्यवस्था के साथ जोड़ के नहीं देखते। इसीलिए हम जिस विचार की बात करते हैं वो विचार राजनीति से परे का विचार है। हम हिंदू और हिंदुत्व की बात करते हैं, ये भारत की व्यवस्था और चुनाव से बहुत परे का विचार है। यह जीवन की प्राण शक्ति का विचार है। सुनिए, श्री अरबिंदो, महर्षि अरविंद एक जमाने में कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, गरम दल के। उन्होंने कहा था, शरीर में जो स्थान आत्मा का है वो विश्व में स्थान भारत का है। तो बस आप ये समझ लीजिए कि हम और भारत की आत्मा क्या है, वो हिंदू धर्म और हिंदुत्व है। हम आत्मा के बारे में विचार करते हैं, इसलिए हम बड़ी लंबी और शाश्वत सोच सोचते हैं। वो शरीर के बारे में विचार करते हैं तो चंद बरसों में सिमट के रह जाते हैं। ये तो मैं इसे फिर आ रहा हूं दोबारा चुनाव की बात को लेकर के। आपने कहा हम शाश्वत तक सोचते हैं, आगे तक का सोचते हैं, उसमें कहीं नहीं लगता है कहीं रोड ब्लॉक आ जाएगा, स्पीड ब्रेकर आ जाएगा। आपने बहुत अच्छी बात कही। अगर हम चुनाव की सोचते तो जिस जमाने में हमारा कोई नाम लेने वाला नहीं था, तब भी हम उन्हीं मुद्दों पर कायम थे। 2 सीटें थी 40 साल पहले, तब भी हम उसी मुद्दे पर कायम थे। हमारा मजाक उड़ाया जाता था जब राम मंदिर का आंदोलन शुरू किया है, क्या ये लोग फैनेटिक हैं, ये मंदिर कोई मुद्दा होता है, राजनीति करनी इनको नहीं आती। हम राजनीति के लिए मंदिर का मुद्दा नहीं ले आए थे, उस आत्मा को लेके आए थे। और इस कारण से आज भारत जो उठा है तो भारत का स्व जागृत हुआ है, भारत की आत्मिक शक्ति जागृत हुई है। इसके लिए हम राजनीति कर रहे थे, सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं। इसलिए हम चुनाव जीते हों या हारे हों, हमने कभी अपने मूल्यों समझौता नहीं किया। इसलिए आज तक आप भारत का एक कोई भारतीय जनता पार्टी का चुनावी मैनिफेस्टो नहीं दिखा सकते जहां हमने अपना कोई भी मूल मुद्दा छोड़ा हो। अब जरा आपके दूसरे प्रतिद्वंदियों की बात करना चाहता हूं। मैं दिल्ली से शुरुआत करता हूं। अरविंद केजरीवाल विधानसभा का सत्र बुलाते हैं, आज भी चल रहा था वो, और उसमें वो खूब बोलते हैं और प्रधानमंत्री उनके फेवरेट टॉपिक हैं, फेवरेट टारगेट होते हैं। बहुत सारे उन्होंने शब्दों से नवाजा प्रधानमंत्री को। मैं नहीं कहना चाहता हूं यहाँ पे, क्योंकि उनको तो वहां पर प्रोटेक्शन हासिल है, हम लोगों को नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल को लगता है कि प्रधानमंत्री जो हैं वो सिर्फ अपने प्रतिद्वंदियों को ध्वस्त करना चाहते हैं, किसी भी तरीके से उनके अधिकार छीनना चाहते हैं कि इनको ताकत विहीन कर दो। देखिए, पहली बात तो माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए जो बार बार बोलते हैं, उससे उनके विराट व्यक्तित्व के ऊपर, प्रधानमंत्री जी के विराट व्यक्तित्व पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कहा गया है, जे बड़ेन को लघु कहें नहीं रहीम घटी जाए। रहीमदास का दुआ है, जे बड़ेन को लघु कहें नहीं रहीम घटी जाए, गिरधर मुरलीधर कहे महिमा बदलत नाए। मतलब भगवान कृष्ण को इतना बड़ा पर्वत उठाने वाला गिरधर कहिए या छोटी सी मुरली उठाने वाला मुरलीधर, बड़े को कितना छोटा करने का प्रयास करिए, उसकी महिमा में बदलाव नहीं आता है। और केजरीवाल जी के लिए तो मुझे बड़ा दुख होता है। दिल्ली की विधानसभा देश की एकमात्र ऐसी विधानसभा जिसका सत्रावसानी नहीं होता है, परपीचुअल सेशन में रहती है। परपीचुअल सेशन में रह के बैठती साल में एक ही बार है, बजट के लिए या फिर अपने मन की भड़ास निकालने के लिए। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि दिल्ली की विधानसभा में दिल्ली ने आपको, दिल्ली की जनता ने चुन के भेजा दिल्ली की समस्याओं के लिए। आपको जो राजनीतिक बयान देना पार्टी के अधिवेशन में बोलिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोलिए। हमारी अनेक राज्यों में सरकार है, गुजरात में सरकार गुजरात के विकास के लिए चर्चा करती है, महाराष्ट्र की सरकार उसके लिए करती है, उत्तर प्रदेश सरकार उसके लिए करती है। आप दिल्ली में बैठ के सारे विषयों के ऊपर
बात करते हैं और कभी भी उस सत्र का अवसान ही नहीं करते हैं। और इसके बाद आप ये कहते हैं, चूंकि आपको पता है कि दिल्ली के विषय के ऊपर आपके पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं है। इस कारण से, और दुख की बात यह है कि ये लोग वो हैं जिन्होंने अपनी विधानसभा में ऐसे प्रस्ताव पारित किए सीए के मामले को लेकर कि जो लोकसभा से पारित प्रस्ताव के विरुद्ध कोई प्रस्ताव विधानसभा पारित कर सकती है। ये दिल्ली की विधानसभा में कहते हैं कि फलां फिल्म को यूट्यूब पे डाल देना चाहिए। ये किस तरह के विषयों की बात करते हैं? तो मैं सिर्फ एक लाइन में कहना चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल जी, आपको दिल्ली की जनता ने जो उत्तरदायित्व दिया है, वो उत्तरदायित्वता आपकी, उसके ऊपर आपकी अराजकता भारी पड़ रही है। और इतना भारी बहुमत दिया है और उसके बाद आप विधानसभा में इतना हल्का किरदार अगर दिखाते हैं अपनी बातों से, तो उनके लिए एक पंक्ति कहना चाहूंगा कि चंद बातें करना और मुतमई होना नहीं अच्छा, चंद बातें करना और मुतमई होना नहीं अच्छा, सियासत आखिरी दम तक सभी को आजमाती है, बहुत गलती की गुंजाइश नहीं होती सियासत में, जरा किरदार हल्का हो कहानी डूब जाती है। तो इतना भारी बहुमत लेके इतना हल्का किरदार विधानसभा में मत दिखाइए। तो आप तो राज्यसभा में थे जब दिल्ली का बिल आया। पहले तो वो कहते हैं हमारे साथी को जिनको लीड करते हैं संजय सिंह, उनको आपने बाहर करवा दिया। चलिए ठीक है, राघव चड्ढा खड़े हुए। अब अच्छा वो कहानी क्या, आपका नाम कहां से आ गया राघव चड्ढा के प्रस्ताव में? यह प्रश्न तो जिसने नाम प्रस्तुत किया उससे पूछा जाना चाहिए, इसीलिए तो विशेषाधिकार का विषय बन गया। सौरभ जी, आपका नाम कहीं XYZ कोई आपकी सहमति के बगैर दे सकता है? नहीं दे सकता। आज आपको बताता हूं, और वो कह रहे हैं कि साहब कोई सिग्नेचर की जरूरत नहीं है। मान्यवर जब प्रस्ताव भेजते हैं तो वो नियम 72 के अंतर्गत है। उसका फर्स्ट भाग ये कहता है कि कोई भी संसद सदस्य किन्हीं भी लोगों के नाम प्रस्तावित कर सकता है यदि वो सेलेक्ट कमेटी को देना चाहे। और पार्ट नंबर 2 कहता है जिसने नाम प्रस्तावित किया, अंग्रेजी में लिखा है, इट्स ड्यूटी टू एंश्योर द कंसेंट ऑफ दोज मेंबर्स, यानी ये उसका दायित्व है कि वह सुनिश्चित करे कि जिनका नाम उन्होंने लिखा है वो इस पे सहमत हैं। हम 5 लोग थे जिनका पूछे बगैर नाम दे दिया गया, सहमत नहीं, तो सीधे सीधे उस नियम का उन्होंने उल्लंघन किया है। इसलिए यह विशेषाधिकार। और फिर मैं कहना चाहता हूं, ये आम आदमी पार्टी क्या राजनीति करती है? नई नवेली पार्टी है, जब अलवेली राजनीति करती है, बगैर किसी से बात किए हुए नाम दे देते हैं। और दूसरा, इसमें टेक्निकल पॉइंट, अब बताइए सरासर कितनी गलत। हम लोगों को विप जारी है। क्या विप जारी है? आप सदन में उपस्थित रहेंगे और दिल्ली विधेयक के पक्ष में मतदान करेंगे, ठीक? उनका क्या विप जारी है कि आप सदन में उपस्थित रहेंगे और विपक्ष में मतदान करेंगे। भाई, आप रिकमेंड कर रहे हैं कि सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाए, तो अगर आप हमारा नाम दे रहे हैं तो आप हमारी विप का हमसे उल्लंघन कराने की बात कर रहे हैं। और मजे की बात है, अपनी विप का उल्लंघन कर रहे हैं। अगर आपकी विप ये कहती कि सदन में उपस्थित रह के इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजने के लिए मतदान करेंगे तो तर्क समझ में आता। आपकी विप ने कहा सदन में उपस्थित रह के इसको आप विरोध करने के लिए मतदान करेंगे ताकि ना पास हो पाए, आप सेलेक्ट कमेटी को भेज रहे हैं। तो आपने तो अपनी विप, संविधान और राज्यसभा के नियम तीनों का उपहास उड़ा दिया। जबकि सभापति महोदय ने, वाइस प्रेसिडेंट साहब ने बहुत उदारता का परिचय दिया। इन्हीं के एक साथी थे सुशील कुमार गुप्ता जी, वो सब्जियों की माला पहन के आ गए थे, जो राज्यसभा के कंडक्ट ऑफ रूल के बिल्कुल खिलाफ है। तो उपराष्ट्रपति महोदय ने बहुत साफ साफ कहा, देखिए आपसे गलती हुई, अगर आप माफी मांगे नहीं तो कार्रवाई करनी पड़ेगी। सुशील गुप्ता जी ने माफी मांग ली, विषय समाप्त हो गया। तो ये बात राघव चड्ढा या संजय सिंह भी कह सकते थे कि साहब गलती हो गई, मगर नहीं, अहम भाव है, तभी तो घमंडिया गठबंधन ऐसे थोड़ी कहा जाता है। और इनको, नीतीश कुमार जी को कहां, किस कैटेगरी में रखते हैं आप? इनको भी घमंडिया में रखते हैं? घमंड, वो भी घमंड में रहते हैं। अभी तो वो तो वाजपेयी जी के समाधि स्थल पर गया था। देखिए, नीतीश जी दिल्ली आए, वाजपेयी जी को उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और किसी से भी नहीं मिले और चले गए। ये तथाकथित INDA गठबंधन वाले लोग और हम खड़े खड़े मोड़ पर झुके झुके, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, नीतीश कुमार जी का इंतजार ही देखते रहे। आप खुद सोचिए, कहते हैं 26-28 दल हैं, एक को भी नीतीश कुमार जी ने एक के भी नेता से दिल्ली में मिलने लायक नहीं समझा। पटना में तो बयान जारी हुआ था कि मिलेंगे, अब क्यों नहीं मिले नहीं कह सकते। भाई, तो मैं कह रहा हूं, बयान तो बहुत सारे जारी होते हैं और कहां कहां क्या क्या बयान जारी होते हैं। बताइए, आम आदमी पार्टी के बारे में कांग्रेस की नेत्री ने बोल दिया कि हम 7 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो आम आदमी पार्टी के मंत्री उनके ऊपर दौड़ पड़े। अरे सब तो ऐसे नेता हैं, चुनाव हार चुके हैं। अब समझिए, पंजाब में कांग्रेस कहती है हम चुनाव जरूर लड़ेंगे, तो आम आदमी पार्टी कहते ऐसे रहेगा तो हम मुंबई में नहीं आएंगे।
अब आप सुनिए, इतना ही नहीं, बंगाल में अधीर रंजन चौधरी जी क्या कहते हैं, ममता बनर्जी जी की सरकार कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हत्याएं करवा रही है। वो कहते हैं देयर इज नो डेमोक्रेसी इन बंगाल। तो बेंगलोर में जाके कहते हैं नहीं 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 नहीं, वो तो टू सेव द डेमोक्रेसी इन इंडिया वी नीड ममता बनर्जी। अजब है साहब। महाराष्ट्र में आप आइए तो पृथ्वीराज चौहान कांग्रेस के नेता हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, वो पवार साहब के बारे में सवाल उठाते हैं। नाना पटोले कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो सवाल उठाते हैं। सामना जो शिवसेना का मुखपत्र है वो सवाल उठाते हैं। और उसके बाद शरद पवार जी की पार्टी के नेता जितेंद्र आव्हाड जी का आप वो तलखी देखिए जवाब में। क्यों बार बार ये लोग बात करें, 83 साल का व्यक्ति क्या बार बार इनको आके सबूत देगा? जनाब, ये जो चीज दिख रही है, इन्होंने जो तथाकथित गठबंधन बनाया है ना, इसमें फूल कम है और कांटे ज्यादा हैं। तो इनके गठबंधन के लिए तो वो पंक्ति ज्यादा सही लगती है कि मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, किसी तरह से हम गुजर हमने जिंदगी कर ली। तो कम से कम देश की जनता ये एक दूसरे के प्रति दिल में खार और कांटे रखे हुए लोगों के साथ उनको कोई समर्थन देने के विचार में नहीं है। इनको कोई देश की जनता सरकार कोई मतलब ही नहीं, आपस में एक दूसरे से अपना बड़ा कद सिद्ध करना है। नहीं, मतलब चुनिए, उनको मतलब है आपको हराना है, मोदी जी को हराना है, सब कुछ उसी के लिए, सारा प्रयोजन है किस लिए, इसीलिए तो है। और मैं फिर कह रहा हूं आपसे, राज्यसभा के अंदर एकजुट होकर के दिखा दिया, वो कहते हैं हमने एक साथ वोट डाल दिया ना, हमारे हैं अंतर विरोध। देखिए, जो आपने कहा 224 सीटें ऐसी हैं जिस पे भारतीय जनता पार्टी को 50% वोट मिला था। दिल्ली में 56% वोट भाजपा को मिला, 22% आम आदमी पार्टी को, 18% कांग्रेस को। ये दोनों मिल जाए तो भी 40% है। तो बहुत साफ है ना कि वो चुनाव लड़ने के लिए नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर। आपने जो बड़ी अच्छी बात कही, राज्यसभा में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का हाथ पकड़ के समर्थन लिया दिल्ली के विधेयक पे, ठीक फोर्स कर दिया। कांग्रेस पार्टी भी, उसने कहा तुम नई हो तो हम पुरानी पार्टी हैं और उनसे चतुर्सयानी पार्टी हैं, वो अविश्वास प्रस्ताव ले आई। अब बताइए, अविश्वास प्रस्ताव पे लीड किसकी थी? कांग्रेस की। सारा मीडिया में कवरेज किसका था? गौरव गोगोई से लेके, राहुल गांधी से लेके, अधीर रंजन चौधरी जी से लेके, खड़गे जी क्या बोले उसके ऊपर। यानी कांग्रेस ने दिखा दिया कि भाई वी आर द बॉस, तुम्हें हमारे पीछे रहना पड़ेगा, खड़े हो जाओ हमारे पीछे। भारत जोड़ो, जो तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा थी, उसके द्वारा कांग्रेस ने दिखाया कि भाई कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम हैं, तुम कहां हो भाई। और सदन में विश्वास मत के द्वारा दिखा दिया कि भाई मुख्य विपक्षी दल हम हैं, खड़ा होना पड़ेगा तो हमारे पीछे खड़ा होना पड़ेगा। इसमें कोई, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, ये विपक्ष में अपना नेतृत्व बचाए रखने या बनाए रखने की कवायद है। सरकार वरकार बनाने की तो कवायद से आप कह रहे हैं वो जो कुछ भी कहे मान तो यही रहे कि हमको विपक्ष में ही रहना है, और वहां कौन बड़ा है उसको, वहां कौन बड़ा है, बस इसके लिए है, इसके लिए उनकी सारी की सारी कवायद है। वो एक दूसरे को लेट डाउन करने में लगे। जैसे आप सोचिए, ये कर्नाटक की विजय से पहले कितने लोगों के मन में लड्डू फूट रहे थे कि विपक्ष का नेता हम बन जाएंगे। उसमें केजरीवाल जी भी थे, नीतीश कुमार जी भी थे, ममता जी भी थी, केसीआर जी भी थे, शरद पवार भी जी थे। अचानक जैसे ही जीत हुई कर्नाटक की, सब बेचारे ठंडे पड़ गए। अब क्या करें? अब वो उनको समझ में नहीं आता है कि वो भाजपा की पराजय की खुशी मनाएं या अपने अरमानों पे गिरी हुई बिजली का गम मनाएं। तो उनके गठबंधन की स्थिति यह है। और अब देखिए, दोनों एक दूसरे के साथ आते हैं, आम आदमी पार्टी के साथ आते हैं, नेता मिल रहे हैं, कार्यकर्ता का दिल मिल ही नहीं रहा है, स्थानीय नेता का दिल नहीं मिल रहा है। अब समझ नहीं पा रहे हैं इसमें किसका गम मनाए, किसकी खुशी मनाए। यही महाराष्ट्र में हाल, यही बंगाल में हाल। तो मतलब इन लोगों के साथ तो यह स्थिति है कि ये गठबंधन पाकर भी, अपनी सारी प्रतिष्ठा दांव पे लगा के भी, अपनी सारा मान सम्मान समाप्त करके भी अपने हेतु को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। न विधेयक रोक पाए, न विश्वास मत में विजय प्राप्त कर पाए, और जनता के सामने एक्सपोज भी हो गए। इसलिए इनके लिए तो वो पंक्ति लागू होती है कि न तुम ही मिले, न मयस्सर तुम्हारी दीद हुई, तुम ही कहो ये मुहर्रम हुई कि ईद हुई। आप कैसे लगे? आप भी तो वही कर रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर, अजीत पवार को आप लेकर के आगे। अच्छा, आपने एक बड़ी, आजकल एक और मरमरिंग है कि शिवसेना का कैडर ये कह रहा है पवार साहब के लिए कि भाई ये तो एनसीपी ने हमारे साथ लगता खेल कर दिया, खुद तो एनडीए की तरफ बढ़ रहे हैं, हमें बाहर कर दिया और खुद एनडीए की तरफ जा रहे हैं। ऐसी ऐसी बातें उठ के सामने आ रही हैं। तो आप सोचिए कि इन लोगों में आपस में कितना अविश्वास है। अविश्वासों से भरे इस गठबंधन पे क्या देश की जनता विश्वास कर सकती है क्या? नहीं, तो आप वहां, आपका भी हमें भूमिका समझ, आपकी भूमिका भी क्लियर नहीं हो रही है। शरद पवार ये कह रहे हैं कि मेरे कई शुभचिंतक हैं, मुझे वो चाहते हैं कि मैं दूसरी ओर चला जाऊं, यानी आपके साथ चले जाएं, इंडिया में चले जाएं।
और बार बार अपनी भूमि वो क्लियर कर रहे हैं कि मैं नहीं जाऊंगा। देखिए, ये तो उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। ये तो जो अजीत पवार जी के गुट के नेता हैं, अजीत पवार जी से लेकर सब लोग कह रहे हैं शरद पवार जी से कि साहब आप उधर आ जाइए, तो उनसे वो लोग कह रहे हैं, आप कहलवा रहे हैं। अरे साहब, अब समझ में नहीं आता है कि वो लोग बोले, उनके परिवार के लोग बोले, तो भी हम ही कहलवा रहे हैं। मतलब ये लोग भी जब तर्क देने के ऊपर आते हैं तो इसी प्रकार का तर्क देने लगते हैं। हम तो बहुत साफ करें, हमारी तरफ कोई कंफ्यूजन नहीं। हमारी नीति, हमारा नेतृत्व और हमारी नीयत तीनों स्पष्ट है। एनडीए के सारे घटक दलों में किसी पॉलिसी को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है, नीति स्पष्ट है। हमारी नीयत बहुत साफ है, गरीब का कल्याण करना है, भारत का विकास करना है, राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करना है और राष्ट्रीय गौरव को स्थापित करना है। और नेतृत्व, जांचा परखा खरा मोदी जी का नेतृत्व हमारे पास है, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है। और दूसरी तरफ सिर्फ कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, इसलिए हमारी उनकी स्थिति में बहुत जमीन आसमान। शरद पवार आए ना आए आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, ना आप मना रहे हैं उनको आने के लिए। हम तो किसी से नहीं कह रहे हैं, हम तो अपने स्तर से, महाराष्ट्र की सरकार हमारी, महाराष्ट्र के विकास के लिए शिंदे जी और फडणवीस जी के नेतृत्व में, और अब उसमें अजीत पवार जी भी साथ में आ गए, पूरा काम कर रही है। हमारा लक्ष्य महाराष्ट्र को विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं में उस मुकाम पर पहुंचाना है जो वास्तविकता में महाराष्ट्र का हक है, वो हम कर रहे हैं। अच्छा, आप बाकी लोग आप कह रहे हैं हमको किसी की चिंता नहीं है, घमंडी अलायंस हमारे सामने आ जाए, कोई और आ जाए, राहुल गांधी उत्तर पश्चिम की सारी यात्राएं निकालने, एक वो करें, लेकिन सबसे बड़ी घबराहट एक नाम से है, नेहरू। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री एक बार सदन में बोल चुके हैं कि भाई ये नेहरू जी का परिवार है तो नेहरू नाम क्यों नहीं लगाते हैं। तो घबराहट तो उनको दिखाई पड़ रही है। खानदान तो नेहरू जी का है और नाम नेहरू जी का कोई यूज ही नहीं करता है, तो घबराहट तो उससे नजर गांधी है और नेहरू क्यों लगाएंगे, वो तो इंदिरा जी के से चल रही ना आगे बात। अच्छा, इंदिरा जी बेटी थी ना। इंदिरा जी से बात चल रही है, तो ये बताइए, तो फिर इंदिरा जी किसकी पत्नी है यह विषय ज्यादा प्रमुखता से आता है, किसकी पुत्री है वह विषय ज्यादा प्रमुखता से आता है? तो जिनकी पत्नी है उनसे ही आएगा। आएगा। अब मान लिया कि वो उनकी जिनकी बेटी है इसलिए महत्वपूर्ण, हम उसको सम्मान देते हैं। तो फिर सोनिया गांधी जी के आते समय ये फार्मूला बदल क्यों जाता है? अब पिता से ज्यादा पति का महत्व हो जाता है। इंदिरा जी के जमाने में पति से ज्यादा पिता का महत्व हो जाता है। ये जो सुविधा की राजनीति है ना, ये दर्शाता है कि देश तो छोड़िए, पार्टी छोड़िए, आपको अपने परिवार के ऊपर विश्वास नहीं। और जहां तक नेहरू जी की बात कहते हैं, हम तो नेहरू जी का पूरा सम्मान करते हैं। जब हमारी सरकार आई 2014 में, तो नेहरू जी की 125वीं जयंती थी। सरकार ने पूरे सम्मान के साथ, राजकीय सम्मान के साथ 125वां वर्ष मनाया और तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी उसके अध्यक्ष थे। इनको समस्या है। समस्या क्या है? नेहरू मेमोरियल में जब हमने उसको प्रधानमंत्री संग्रहालय बना दिया तो इन्होंने कहा नेहरू जी की विरासत के साथ हम छेड़छाड़ कर रहे हैं। मान्यवर, मैं मान सकता हूं कि गैर कांग्रेसी जो रहे हैं प्रधानमंत्री या कांग्रेस गोत्र के बाहर के, मोदी जी और अटल जी, उनके प्रति आपके मन में हिकारत हो सकती है। आपके परिवार के बाहर वाले कांग्रेसी प्रधानमंत्रियों के प्रति कम सम्मान हो सकता है, डॉक्टर मनमोहन सिंह, नरसिम्हा राव या लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में, परंतु इसमें तो इंदिरा जी के का भी उतना ही वर्णन है और राजीव गांधी जी का भी वर्णन है जो पहले नहीं था। तो ये इंदिरा जी और राजीव जी कैसे नेहरू जी की विरासत से बाहर हो गए? और दूसरा मैं पूछना चाहता हूं, इनमें से कौन नेता गया था कभी इससे पहले आपने देखा हो नेहरू मेमोरियल में? सोशल मीडिया पे किसी की फोटो देखी पिछले 8-9 साल में? और तो और मोदी जी ने सरदार पटेल की मूर्ति बनवाई, भारत की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति। सरदार पटेल तो मूलतः इनके नेता थे। एक कांग्रेस नेता बताइए जो आज तक उस मूर्ति के पास गया हो। मतलब अगर मोदी जी का नाम जुड़ जाए तो अपने नेता का भी तिरस्कार करने में लग जाते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये खुद अपने नेताओं के नाम से डरने लगते हैं। हम तो सबको सम्मान देते हैं। एक छोटी सी बात कहूं, तरुण गोगोई जी को पद्म पुरस्कार मिला, हमारे नेता थे क्या? मोदी जी की सरकार ने दिया। एससी जमीर को दिया, प्रणब मुखर्जी जी को भारत रत्न दिया, और उसके बाद कहते हम सम्मान नहीं देते। इनका उल्टा है, 3 प्रधानमंत्री हुए गांधी परिवार से, तीनों भारत रत्न, और 2 तो ऐसे हैं, नेहरू जी
और इंदिरा जी, जिन्होंने अपनी सरकार में अपनी अध्यक्षता में बनी कमेटी से अपने को भारत रत्न दे दिया। देखिए, अब नेहरू जी की बात आगे बढ़ाएंगे तो लंबी हो जाएगी, लेकिन फिर भी आप हैं इसलिए बात मैं पूछना जरूर चाहता हूं। देखिए, कांग्रेस पार्टी के नेता ये कहते हैं कि नेहरू एक विराट सोच के, मॉडर्न सोच के नेता थे, जिन्होंने उस वक्त के गरीब हिंदुस्तान में और तभी आजाद हुए हिंदुस्तान के अंदर भी भाभा एटॉमिक सेंटर के बारे में सोच लिया, इसरो के बारे में सोच लिया। आप लोग हिंदुत्व, सनातन, पुरातन वहीं अटके। देखिए, हम एक बात कहना चाहते हैं, अगर नेहरू जी की सोच, कुछ काम उन्होंने अच्छे किए थे, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, आईआईटी बनाई थी और भिलाई राउरकेला के स्टील प्लांट्स बनाए कुछ, परंतु इसी के साथ आप ये भी सोचिए ना, हमारे साथ और कौन कौन से देश आजाद हुए थे। जर्मनी तो तबाह हो गया था डिवाइड होके, जापान परमाणु बम में ध्वस्त हो गया था, इजराइल उसी समय क्रिएट हुआ था, साउथ कोरिया उसी समय क्रिएट हुआ था। कहां वो, कहां हम? अगर इतना बड़ा आपने विकास किया था, इसका मतलब भारत की जो वास्तविक क्षमता और शक्ति थी उसके अनुरूप कार्य नहीं हुआ। हम इकलौते देश थे जिसने अपने पड़ोस का देश, जो हमसे छोटा और कमजोर था, वो हमें सताता रहा और हम 50-60 साल तक सिर्फ ये चिल्लाते रहे दुनिया में कि हमको सता रहा है। अब मैं एक और बात कहना चाहता हूं, जो उन्होंने डेवलपमेंटल काम किए उसका भी श्रेय अकेले नेहरू जी को देना मेरे विचार से उचित नहीं है। ये दूसरों के प्रति असम्मान है। अगर आईआईटीज नेहरू जी के समय में बनी, जो विदेश के सहयोग से बनी, हम लोग पढ़े चारों पांचों आईआईटी किसके से सहयोग से, नहीं सबको। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु तो 1916-17 में बन गया था, महाराजा मैसूर ने बनवाया था। अगर आप देखें तो भारत की पहली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की परियोजना भी मैसूर में बन गई थी, शिवसमुद्रम परियोजना, जो विश्वेश्वरैया जी ने बनाई थी। आपको अगर पता हो कि यूरोप के बाहर दुनिया का पहला कौन सा शहर था जिसमें स्ट्रीट लाइट आई, तो वो 1902 में, 1892 में लंदन में आई, 1902 में बेंगलुरु में आई, वो भी महाराजा मैसूर ने किया था। अगर आप ये देखें तो दुनिया का पहला आई हॉस्पिटल वो उस जमाने में बेंगलुरु में बना था, वो भी महाराजा मैसूर ने किया था। और ये ऑटोनॉमस थे, ऐसा नहीं है ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में नहीं थे। तो बहुत से लोगों ने, अब ये बताइए, स्टील और आयरन की फैक्ट्रीज नेहरू जी ने, उससे पहले तो टाटा बना चुके थे और ये भारतीय लोग थे जिन्होंने बनाया था। तो भारत के विकास की यात्रा में बहुत लोगों का योगदान रहा है। वन एंड ओनली जो आप कहते हैं, हाँ, तो दूसरा जिस कारण से हम कहते हैं, उनसे बड़ी बड़ी गलतियां भी हुई। सिर्फ एक गलती, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, वो फिर वो कहेंगे पुरानी बात। आज की युवा पीढ़ी को मैं बताना चाहता हूं कि भारत और चीन की सीमा पर हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्स है, जो उसकी रक्षा करती है, उसका क्या नाम है? इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, भारत तिब्बत सीमा पुलिस। क्यों नाम है? 47 में हमारी सीमा चीन से नहीं मिलती थी, तिब्बत से मिलती थी। और जब चीन ने तिब्बत पर आधिपत्य कर लिया, तब वो हमारा साथी हुआ। और मैं ये भी बताऊं, 1954 में के.एम. पणिक्कर, जो चीन में राजदूत थे, उन्होंने चीन की सरकार को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने कहा कि इंडिया एक्सेप्ट्स द चाइनीज सोवर्निटी ओवर तिब्बत। हम चीन की संप्रभुता तिब्बत पर स्वीकार करते हैं। उसके बाद चीन ने आके पूरा कब्जा कर लिया और यह विषय लोकसभा में उठा भी था। उस समय विदेश राज्य मंत्री ने यह कहकर जवाब दिया, भारत सरकार से सहमति नहीं ली गई थी, भारत सरकार का उस पत्र के टेक्स्ट से मतलब नहीं था। क्या मजाक की बात है, भारत का राजदूत लिख के दे रहा है, अगर नहीं था तो आपत्ति दर्ज करनी चाहिए थी। तो जब इतनी बड़ी बड़ी ब्लंडर्स की, और ये भी मैं बात बता दूं, 1952 में जब चीन की सेना तिब्बत में आकर कब्जा किए हुए थी और तिब्बतियों के ऊपर अत्याचार कर रही थी, उसको हमने रसद सप्लाई की है 3,500 टन। और 21 जून या 27 जून की, या मई या जून का, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो कंप्लीट वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू में लिखा हुआ है। ठीक। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जो भयानक गलतियां थी उसको भी स्वीकार करिए। कुछ अच्छा भी था, ये भी तो कह रहे हैं ना साथ साथ, कुछ अच्छा भी था, ठीक है, सब सारा क्रेडिट नेहरू जी को नहीं था। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जो हैं देश को 1000 साल आगे की सोच की तरफ लेकर के जा रहे हैं। तो बस अंतिम मेरा प्रश्न है आपसे, आज क्या सोच कर चल रहे हैं? फिर 24 में चुनाव की बात कर रहा हूं, 303 2024 में। देखिए, उनके नेता कहते हैं कि भाजपा को समर्थन देने वाले और भाजपा को वोट देने वाले राक्षस हैं, पर हम ये कहते हैं ये देवभूमि है और इसका जन जन कौन है? जहां राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। हम वो कहते हैं कि जन जन के मन में राम रमे और प्राण प्राण में सीता है, हर हृदय की धड़कन रामायण पग पग पर बनी पुनीता है। यदि राम नहीं है श्वासों में तो सांसों का घट रीता है। तो यह देवतुल्य जनता, जनता जनार्दन, भारतीय जनता पार्टी एनडीए और मोदी जी के पक्ष में वह निर्णायक जनादेश देने जा रही है, जो हम और आप सब देखेंगे। वो जानते हैं किस चीज का मार्ग प्रशस्त करेगा?
स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि भारत माता प्राचीन शक्ति से युक्त होकर दिव्य आभा के साथ संपूर्ण विश्व को मार्गदर्शन देने के लिए खड़ी होने जा रही है। वो समय एक शताब्दी दूर है। 1902 में उन्होंने शरीर छोड़ा, 2002 में पूरे हुए थे। श्री अरविंदो ने कहा था कि भारत 175 वर्ष के महान संक्रमण से गुजर रहा है और यह निम्नतम बिंदु से राष्ट्र उच्चतम बिंदु की यात्रा शुरू कर देगा। 175 वर्ष समाप्त होते होते उन्होंने 175 वर्ष की शुरुआत मानी रामकृष्ण परमहंस के जन्म से, जो 1836 में हुआ था। 175 2011 में हुए, 2012 के बाद बदलाव आपने देखा। तो इसलिए अब भारत के भवितव्य का वास्तविक समय है, यही समय है, सही समय है और देश की जनता पूरी तरह उसके साथ खड़ी है। तो मैं सिर्फ अंत में यह कहूंगा कि आज 2024 में हमें किस बात के ऊपर समर्थन मिलेगा कि स्वप्न देखा था कभी वो आज हर धड़कन में है, एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है और बढ़ रहे हैं हम प्रगति की ओर उस रफ्तार से, कर रहा है विश्व भी हमको नमन उस पार से। 2024 में जो आपने कहा कि किस आधार पर हमें वोट मिलना चाहिए, तो मैं कहना चाहूंगा, हम एक जमाने में कहते थे उगा सूर्य कैसा कहो मुक्त का ये उजाला करोड़ों घरों में न पहुंचा, तो उन करोड़ों घरों तक विकास की किरण पहुंचाई। 48 करोड़ लोगों को जनधन योजना, 11 करोड़ घरों में शौचालय, हर घर में नल, 4 करोड़ गरीब लोगों को आवास मिला और 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना, करोड़ों लोगों को उज्ज्वला योजना मिली, 34 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना मिली। और इस देश को देखिए क्या मिला, 70 नए एयरपोर्ट मिले, लगभग 100% इलेक्ट्रिफिकेशन रेलवे में होता हुआ मिला और 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बने, 4थे बड़े स्टॉक एक्सचेंज बने और 3रे बड़े ऑटोमोबाइल के मैन्युफैक्चरर बने, 2रे बड़े मोबाइल हैंडसेट के मैन्युफैक्चरर बने और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने वाले दुनिया के नंबर 1 देश बने। और इसके साथ श्री राम जन्मभूमि का भव्य मंदिर भी दिख रहा है, यानी राष्ट्र का गौरव भी दिख रहा है, केदारनाथ भी दिख रहा है, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर भी दिख रहा है, महाकाल का कॉरिडोर भी दिख रहा है और इतना ही नहीं, भगवान बुद्ध की निर्वाण स्थली के ऊपर चमचमाता हुआ एयरपोर्ट भी दिख रहा है। आपने देखा कि मध्य प्रदेश में संत रविदास का 100 करोड़ का मंदिर बनता हुआ दिख रहा है। यानी विकास और गौरव दोनों को साथ लेते हुए हम उस स्थिति में बढ़ रहे हैं कि संपूर्ण विश्व भी हमारे साथ खड़ा। और आप इसे संयोग देखिए, हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बने ब्रिटेन को पीछे छोड़ के, और अभी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि आई ऑलवेज हैव अ गोल्डन गणेशा ऑन माई डेस्क ऑन 10 बकिंगम पैलेस, 10 डाउनिंग स्ट्रीट। तो आप ये समझ लीजिए कि यह कालचक्र का इतना बड़ा बदलाव भारत के साथ दिख रहा है। तो और मोदी जी लगातार पिछले 4 सालों से विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता बनकर उभार रहे हैं। तो गांव के व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं पूरा करने से लेकर भारत के सांस्कृतिक गौरव को उठाने से लेकर संपूर्ण विश्व में प्रतिष्ठा बढ़ाने तक लेकर, मैं एक पंक्ति में कहना चाहूंगा कि स्वप्न देखा था कभी वो आज हर धड़कन में है, एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है, बढ़ रहे हैं हम प्रगति की ओर उस रफ्तार से, कर रहा है विश्व भी हमको नमन उस पार से। सुधांशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। सवाल तो बनता है मैं आज इतना ही, लौटेंगे अगले हफ्ते फिर एक नए मेहमान के साथ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।